गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज मैं फिर से आप सभी बच्चों को हिस्ट्री मेजर पेपर आप सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए आया हूं। हिस्ट्री मेजर पेपर में हमारा पहला यूनिट चल रहा है और पहले यूनिट में अभी तक 2 क्लास हो चुका है। आज का तीसरा क्लास है। इस तीसरे क्लास में आज हमें क्या समझना है? इस तीसरे क्लास में आज हमें भारतवर्ष की अवधारणा के बारे में समझना है। ठीक है, टॉपिक क्या है? टॉपिक है भारतवर्ष की अवधारणा। तो ये जो टॉपिक है, तो मैंने सोचा टॉपिक और प्रश्न उत्तर को मैं एक साथ आप सभी बच्चों को मैं समझा दूँ। ठीक है ना? इससे क्या होगा, क्योंकि देखिए जो मैं लेक्चर लूँगा उसका सेम टू सेम क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि दोनों को कंबाइंड करके ही मैं आपको समझा दूँ। और ये जो टॉपिक है भारतवर्ष की अवधारणा, इससे आपके एग्ज़ाम में लघु प्रश्न उत्तर बनेंगे। यानी प्रश्न का टाइप क्या होगा? लघु प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो चलिए भारतवर्ष की अवधारणा को समझने की कोशिश करें। लेकिन भारतवर्ष की अवधारणा को समझने से पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं पेन ले लूँ। चलिए, तो प्रश्न आपका बनेगा भारतवर्ष की अवधारणा की विवेचना करें। एक तो इस फॉर्मेट में प्रश्न आपको बनेगा। दूसरा, भारतवर्ष की अवधारणा का मूल्यांकन प्रस्तुत करें। अब देखिए पूछने के लिए कई प्रकार से पूछ सकता है। जैसे भारतवर्ष की अवधारणा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, व्याख्या करें। ठीक है, अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है। कुल मिलाकर के ये जो प्रश्न है लघु में ही आपको पूछा जाएगा। समझ गए किस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में आएंगे? अब चलिए हम यह समझने की कोशिश करते हैं, ये जो हमारा यूनिट फर्स्ट है जिसका शीर्षक है भारतवर्ष की अवधारणा। आखिर भारतवर्ष की अवधारणा का क्या तात्पर्य हो जाता है? ठीक है, तो भारतवर्ष अर्थात हमारा प्यारा देश भारत, भारतवर्ष का क्या तात्पर्य हो जाता है? तात्पर्य का मतलब क्या मतलब हो जाता है? तो हमारा प्यारा देश भारत से आपका हो जाता है। और अवधारणा का क्या मतलब हो जाता है? अवधारणा का मतलब हो जाता है संकल्पना। अवधारणा कहिए, संकल्पना कहिए, बात आपका बराबर हो जाता है। अर्थात इसका मतलब निकलता है कि आप भारतवर्ष के बारे में आप क्या जानते हैं। यानी अगर सरल शब्दों में कहा जाए, इसका अर्थ यही होता है कि आप भारतवर्ष के बारे में आप क्या जानते हैं। अर्थात जो हमारा प्यारा देश भारत है, आप भारत देश के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आप खुद सोच के देखिए ये जो टॉपिक है अपने आप में कितना बड़ा हो जाता है। बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, क्योंकि भारत कोई नया देश नहीं है, एक प्राचीन देश है। भारत का इतिहास प्राचीन रहा है। तो प्राचीन काल से लेकर के आज तक विषय वस्तु तो काफ़ी ज़्यादा व्यापक आपका हो जाता है। और चूँकि इतिहास भारत का काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो अलग अलग समय में भारत का नाम भी अलग अलग नामों से पुकारा गया। जैसे आपने सुना होगा जम्बू द्वीपे, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, भारत खंड, है कि नहीं? तो अलग अलग समय पे एक तो भारत को अलग अलग नामों से आपको पुकारा गया। अलग अलग समय में भारत का क्षेत्र अलग अलग था। वर्तमान समय में देखिए तो भारत का क्षेत्र वर्तमान समय में अलग है, प्राचीन काल में अलग है। तो प्राचीन काल से लेकर के अभी तक का हम क्या करेंगे, एक संक्षिप्त में जो भारत के बारे में जानकारी होगा उस जानकारी को
उत्तर में लिख देंगे। समझ गए? अर्थात प्राचीन काल से पॉइंट हम उठाएंगे और आज तक जो मुख्य टॉपिक है जो भारतवर्ष से जुड़ा हुआ है। अब भारतवर्ष से क्या जुड़ा होगा? सबसे पहले नामाकरण। तो एक तो हम इसमें यह चर्चा करेंगे कि भारत जो है, भारत का इतिहास काफ़ी पुराना है, इसलिए भारत का इतिहास काफ़ी गहरा है, अर्थात भारत एक प्राचीन देश है। तो भारत को अलग अलग समय पे अलग अलग नामों से पुकारा गया। तो एक तो हम यह वर्णन प्रस्तुत करेंगे। दूसरा, भारत का हम एक भौगोलिक स्थिति के बारे में दर्शाएंगे कि वर्तमान में भारत का भौगोलिक स्थिति क्या है। तीसरा, भारत का वर्तमान स्थिति को दर्शाएंगे। जैसे आज भारत जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, नंबर 1 देश है, यानी नंबर 1 वर्तमान डाटा के आधार पर है। अगर हम 2011 का आंकड़ा लेंगे तो 2011 के आंकड़ा के अनुसार भारत जनसंख्या के मामले में दूसरा बड़ा देश है। ठीक है? और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिएगा तो भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो एक तो हम वर्तमान स्थिति के बारे में बताएंगे, दूसरा प्राचीन स्थिति के भी बारे में बताएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट बना करके इस प्रश्न का उत्तर भी जानने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। क्योंकि कुल मिलाकर के बात ऐसा है कि आपका एग्ज़ाम है, 2 मंथ बाद एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा लेक्चर लेंगे तो आपको तो टेंशन हो जाएगा क्वेश्चन आंसर का। क्यों? सही बात है कि नहीं? तो इसी समस्या को दूर करते हुए क्वेश्चन आंसर और जो लेक्चर है दोनों कंबाइंड आपको रहेगा। इससे फ़ायदा यह होगा, जो चीज़ आप समझेंगे, प्रश्न उत्तर आप समझ रहे हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इसी चीज़ को आप सरल भाषा में लिख दीजिएगा। ठीक है? तो यहाँ तक तो किसी भी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं हुआ होगा। अगर डाउट हुआ होगा तो आप हमें बेशक कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, ये जो क्लास है, जो बच्चे बिहार यूनिवर्सिटी से, कहने का मतलब ये हो जाता है जो बिहार से बीए कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है? चलिए, तो हम लोग आते हैं मेन मुद्दा पे। तो सबसे पहला जो प्यारे बच्चों इसमें जो हमारा प्रश्न आपको बन जाता है, प्रश्न क्या बनेगा? भारतवर्ष की अवधारणा की विवेचना करें। ठीक है? अथवा भारतवर्ष की अवधारणा का मूल्यांकन करें। तो इसका उत्तर किस प्रकार से देंगे? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखेगा। सबसे पहला जो पैराग्राफ होगा प्यारे बच्चों, तो पहले पैराग्राफ में हमें तो वर्तमान स्थिति के बारे में बताना पड़ेगा। जो हमारा प्यारा देश भारत है, सबसे पहले हम तो वर्तमान स्थिति बताएंगे कि भारत जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है 2011 जनसंख्या के आधार पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। इनका कौन देश पड़ोसी है? ठीक है? जैसे पाकिस्तान, चीन, म्यांमार। तो इस प्रकार से जो बेसिक नॉलेज है वो हम इसमें क्या करेंगे, पहले पैराग्राफ में एक परिचय के रूप में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है? तो देखिए, भारत दक्षिण एशिया में स्थित, यूँ भारत जो देश है आप सभी बच्चों को पता है कि भारत एशिया महादेश में स्थित है। अगर हम एशिया महादेश की बात करें तो एशिया महादेश के किस भाग में स्थित है? तो एशिया महादेश के दक्षिण भाग में स्थित है। इसलिए भारत दक्षिणी एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ठीक है? भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का, भौगोलिक मतलब भौगोलिक दृष्टि से, क्षेत्रफल एक प्रकार से आप कह सकते हैं, भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा देश है।
अब इस दूसरे पर बहुत बच्चे प्रश्न उठाएंगे, नहीं सर भारत तो अब तो पहला देश बन चुका है जनसंख्या के मामले में। तो देखो जो पहला यानी जो जनसंख्या के दृष्टि से भारत बेशक पहला देश बन चुका है, लेकिन यह जो जनगणना है 2021, तो 2021 का जो जनगणना है अभी तक इसका रिपोर्ट नहीं आया है। ठीक है, तो हम जो डाटा इस्तेमाल करेंगे 2011 का करेंगे, तो ब्रैकेट में हमें मेंशन भी कर देना है 2000 जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। अगर आप लिखते हैं कि भारत जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा देश है, पहला स्थान रखता है, तो ब्रैकेट में आप लिख देना वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, चलिए भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है प्यारे बच्चों? पाकिस्तान है। उत्तर पूर्व में चीन है, नेपाल है और भूटान है। पूर्व में बांग्लादेश है और म्यांमार स्थित है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो आप सभी बच्चे भी जानते होंगे, क्योंकि अब तो काफ़ी आप बड़े हो चुके हैं। अब तक तो काफ़ी बारीकी से आपको भारत के बारे में इतना तो जरूर पता होगा। हिंद महासागर में इसके दक्षिणी पश्चिम में मालद्वीप, जो मालद्वीप है कहाँ? तो जो हिंद महासागर है, ठीक है, उसके दक्षिण पश्चिम में मालद्वीप है, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की सामुद्रिक सीमा, कौन सा सीमा? तो सामुद्रिक सीमा लगती है, यानी समुद्र से सीमा लगती है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत, आप सभी बच्चे जानते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। दक्षिण में क्या स्थित है? हिंद महासागर स्थित है। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। पश्चिम में कौन सा सागर है प्यारे बच्चों? अरब सागर है। ये तो सभी बच्चे, आप सभी बच्चों को पता ही होगा, फिगर नहीं भी देंगे तो भी आप समझ जाएंगे, क्योंकि अब तो छोटे बच्चे आप हैं नहीं, अब तो काफ़ी ज़्यादा बड़े बच्चे आप हैं। ठीक है, चलिए तो पहला पैराग्राफ में आपने क्या देखा? पहला पैराग्राफ में आपने यह देखा कि भारत के बारे में मैंने वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। अब जो दूसरा पैराग्राफ निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि वर्तमान स्थिति को त्याग करके अब हम प्राचीन स्थिति में जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले पॉइंट क्या है? भारतवर्ष की अवधारणा। तो पहला पॉइंट तो हमारा बनेगा ना कि भारतवर्ष, तो इसलिए पहला टॉपिक हमने क्या दिया? तो पहला टॉपिक हमने दिया भारतवर्ष। तो भारतवर्ष पॉइंट से हमें यह दिखाई पड़ेगा कि आखिर भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो भारत का नाम भारत पड़ने के कई कारण हैं। ठीक, और देखिए कई लोगों का मानना है, देखो मानना तो सबका है कि राजा भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा, यानी भरत राजा के नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा। लेकिन ये जो भरत नाम का राजा है एक नहीं है बल्कि अनेक है। कोई कहता है कि ऋषभदेव का जो ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा पुत्र था, उनका भी नाम भरत था और वो भी एक चक्रवर्ती सम्राट था। उन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। जबकि कई और इतिहासकार का कहना है कि नहीं, और भी ऐसे, जो ऋषभदेव का जो बड़ा बेटा भरत है उनके नाम पे भारत का नाम भारत नहीं पड़ा, बल्कि जो दूसरा जो चक्रवर्ती सम्राट भरत था उनके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। तो इस प्रकार हम यह देख पाते हैं कि भारत का नाम भारत कैसे आया, इसमें मतभेद है, एक मत नहीं है। लेकिन ये मत निश्चित है, यानी ये मत तो फिक्स है कि भरत के नाम पे, ठीक है, कि देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन भरत नाम का एक राजा नहीं था बल्कि कई राजा था। तो सबका कहना है कि नहीं उनके नाम पे पड़ा, नहीं वो भरत राजा था, कोई कहता था नहीं वो भरत राजा था, इस प्रकार से। ठीक है,
चलिए, तो इसलिए हम लोग अगला जो पॉइंट बनाएंगे, अगला पॉइंट प्यारे बच्चों हमारा क्या बनेगा? अगला पॉइंट है भारतवर्ष। ठीक, तो भारतवर्ष नाम, देखो भारतवर्ष भी नाम कैसे आया? भारत के ही नाम पे भारत पड़ा और इस प्रकार भारत से ही भारतवर्ष आता है। यानी भारत के ही नाम पे भारत कहा गया, भारत खंड कहा गया, भारतवर्ष कहा गया, इस प्रकार से। तो भारतवर्ष नाम ऋषभदेव के पुत्र यानी ऋषभदेव का बेटा। और ये ऋषभदेव कौन था? तो जैन धर्म के संस्थापक थे, आप सभी बच्चे जानते हैं। तो ऋषभदेव के पुत्र भारत के नाम पर पड़ा। अनेक पुराणों के अनुसार नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती यानी भरत चक्रवर्ती के नाम, चक्रवर्ती का मतलब हो जाता है जो महान सम्राट होता है उसको चक्रवर्ती कहा जाता है। जो काफ़ी शक्तिशाली राजा होता है ना, उसी को चक्रवर्ती कहा जाता है। तो चूँकि भरत एक महान शासक था, शक्तिशाली था, इसलिए इनको चक्रवर्ती उपाधि दिया गया। तो भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा? इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ऋग्वेद में, अब देखिए हम दूसरे पॉइंट पर आएंगे। ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है, जिसमें भारत नाम का जन समूह के राजा सुदास का नाम आया है। इस जन समूह से भी भारतवर्ष का नाम आया है। ठीक, दूसरा मत आपका यह हो जाता है। इस प्रकार और भी आपका मत हो जाता है, यानी मत तो बहुत सारा है, जो प्रमुख मत है मैंने सिर्फ उसी मत को लिया है। ठीक है, चलिए अब देखिए, भारतवर्ष शब्द एक भौगोलिक इकाई के रूप में सबसे पुराना उपयोग हाथी गुफा शिलालेख से मिलती है। किससे मिलती है प्यारे बच्चों? हाथी गुफा शिलालेख से मिलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम पैराग्राफ चेंज करके दूसरे विचार पर आएंगे। दूसरा विचार क्या है? आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो भारत है, भारत को विश्व गुरु भी कहा गया है। अब थोड़ा सा हम इनके बारे में जिक्र करेंगे। तो भारत को संसार में विश्व गुरु की उपाधि दी गई थी। यहाँ की सभ्यता संस्कृति से विश्व प्रभावित था। आप सभी बच्चों को पता है कि भारत का जो संस्कृति रहा, जो सभ्यता रहा, भारत का जो शिक्षा व्यवस्था रहा, इससे पूरे दुनिया के सभी देश प्रभावित थे तथा भारत आकर के वो शिक्षा ग्रहण करते थे। आपने सुना होगा चीन के लोग भारत पर नहीं आते थे, तिब्बत के लोग आते थे काफ़ी दूर दूर से। आपने फाहियान का नाम सुना होगा, जो कि चीनी यात्री था। फाहियान भी भारत आया और पटना में रहा, आपको पढ़ाई किया। ठीक है प्यारे बच्चों, उस समय आप सुने होंगे भारत के विश्वविद्यालय के बारे में, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। हालांकि तक्षशिला तो अब तो पाकिस्तान में ही आपको पड़ता है और नालंदा तो अपना खुद के बिहार में ही आपको पड़ता है। ठीक है, तो चीनी यात्री हैन सोंग ने भारत की प्रशंसा, बहुत यात्री आया, फाहियान भी आया, हैन सोंग भी आया। ठीक है, तो हैन सोंग ने भारत की प्रशंसा अपने शब्दों में की। अब प्रशंसा कैसे करेगा? चीनी यात्री आया, भारत को देखा, भारत को समझा, अच्छा लगा, प्रभावित हुआ, तभी तो वो प्रशंसा करेगा ना। ठीक है, तो चीनी यात्री हैन सोंग ने भारत की प्रशंसा इस प्रकार की है, इसे आपको इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। धन्य है वह भारत जहाँ न्यायालय है। यानी हैन सोंग का कहना है कि हैन सोंग ने दुनिया का पहला एक ऐसा देश देखा जहाँ न्यायालय तो है मगर अपराधी नहीं है, जहाँ घर तो है मगर घर के दरवाजे में ताला ही नहीं है। ऐसा देश वो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही उन्होंने देखा। ठीक है, तो धन्य है वह भारत जहाँ न्यायालय है पर कोई अपराधी नहीं, कारागार है यानी जेल है पर कोई बंदी नहीं है यानी मुजरिम नहीं है, घर में संपूर्ण समृद्धि है पर ताले नहीं है, यानी लोग इतना मन के स्वच्छ होते थे, सच्चे राह पर चलते थे कि चोरी नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता था।
ठीक है। घर में सोना चांदी पड़ा रहता था, लेकिन चोरी लोग ताला नहीं लगाता था, क्योंकि लोगों को विश्वास था कि हमारे घर में चोरी नहीं होगा। ठीक है, तो वैसा सभ्यता था हमारे देश भारत का। चलिए, इसके बाद समय समय पर और लोग आए और हमारे देश का गुणगान किए। इसके अलावा हमारे देश में भी ऐसे ऐसे नागरिक थे, ऐसे ऐसे कवि, ऐसे ऐसे लेखक जो अपने शब्दों में हमारे देश का भी गुणगान आपको करते हैं, देश के बारे में बतलाते हैं। जैसे मोहम्मद इकबाल, ठीक है प्यारे बच्चों, मोहम्मद इकबाल की लिखी ये पंक्तियाँ भी भारतवर्ष की श्रेष्ठता सिद्ध करती है। जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आपने ये पंक्ति बचपन में सुना ही होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, चलिए, यानी पूरी दुनिया में सबसे अच्छा कौन सा देश? तो हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है, वास्तव में भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां प्राकृतिक विविधताओं के साथ साथ भाषा, रहन सहन आदि के क्षेत्र में भी विविधताएं पाई जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, इसके बावजूद संपूर्ण देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। अब देखिए पॉइंट क्या कर रहा है? पॉइंट कह रहा है कि हमारा, देखिए पॉइंट कह रहा है कि हमारा प्यारा देश भारत दुनिया का एक ऐसा इकलौता देश है जहां विविधता पाया जाता है। और अगर विविधता की हम बात करें तो विविधता हर एक दृष्टिकोण में पाया जाता है। अगर हम भाषा की बात करें ना, तो भाषा देखिएगा कि कोई हिंदी बोलता है, कोई मैथिली बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई बंगला, कोई पंजाबी, कोई मराठी, कोई गुजराती, कोई तमिल, कोई कन्नड़, कोई मलयालम, है कि नहीं? तो ये तो भाषा में कितना विविधता। धर्म में भारत में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं। उसके बाद पहनावा में देखिए, कोई साड़ी पहनती है, कोई सूट पटियाला पहनती है, कोई घाघरा और चोली पहनती है, कोई जीन्स पैंट पहनता है, तो कोई धोती कुर्ता, तो कोई लुंगी कुर्ता, है कि नहीं? पर्व में देखिएगा तो कोई मुहर्रम बनाता है, कोई दीपावली, कोई पोंगल बनाता है, तो कोई क्रिसमस आपको बनाता है। उसके बाद जाति में भी आपका विविधता है। ठीक है, तो भारत में इतना विविधता होने के बावजूद, और इतना विविधता आपको पता है कहाँ देखने को मिलेगा? एक महादेश में। ठीक है, एक महादेश में जितना विविधता होता है उतना विविधता तो अकेले आपको भारत में दिखाई पड़ जाएगा। इसके बावजूद भी हम लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, एक साथ रहते हैं, और ये जो भाईचारा है, ये भाईचारा अदृश्य है। ठीक है, इसलिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसलिए कहा था कि भारत में भले ही विविधता है, लेकिन इस विविधता में एकता है। हम आज भी देखिए, आज भी आपका दोस्त होगा तो आप ये नहीं देखते हैं कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, बल्कि आप अपना भाईचारा देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो वास्तव में भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां प्राकृतिक विविधताओं के साथ साथ भाषा, रहन सहन आदि क्षेत्रों में भी विविधता पाई जाती है। इसके बावजूद संपूर्ण देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है, यानी पूरा का पूरा देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। यही कारण है कि इसे दुनिया का एक अनोखा देश कहा गया है। भारत की सभ्यता, संस्कृति एवं प्राकृतिक सुंदरता से अभिभूत होकर हर वर्ष लाखों विदेशी पर्यटक यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं, अर्थात हमारे देश घूमने के लिए आते हैं। तभी तो देश की विशेषता का वर्णन करते हुए जयशंकर प्रसाद ने लिखा। कौन? तो प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कौन थे? ये भी एक बहुत बड़े लेखक थे, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, शायद आपने नाम सुना भी होगा। ठीक, तो जयशंकर प्रसाद लिखते हैं,
और अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ठीक है, चलिए अब हमारा जो अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा भौगोलिक परिचय। क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए लघु में प्रश्न आता है तो लघु के ही आधार पर हमें क्या करना पड़ेगा, तो प्रश्न उत्तर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 इंच 37 डिग्री 7 इंच उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 इंच में से 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांत के बीच एशिया महादेश के दक्षिण भाग में स्थित है। एक तो हम कोऑर्डिनेट कर दिया कि हमारा देश कहाँ स्थित है। ठीक, उसके अलावे हम लोग देखेंगे। चलिए अब देखिए यह पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर में फैला है। इसका क्षेत्रफल यानी भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसकी जनसंख्या 1.25 अरब है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, वर्तमान डाटा के अनुसार। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे का पॉइंट हो जाता है इसकी उत्तरी सीमा में हिमालय पर्वत से घिरी हुई है, जिसकी दूसरी ओर चीन, नेपाल तथा भूटान स्थित है। इसके पूर्व में म्यांमार एवं बांग्लादेश है तथा इसकी पश्चिमी सीमा की ओर पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान देश है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक, तो इस प्रकार हमने एक भौगोलिक स्थिति को बता दिया। अब हम चलेंगे दूसरे पॉइंट पे, यानी भारत के अलग अलग नाम। ठीक, तो देखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। हमारा प्यारा देश भारत एक प्राचीन देश है। प्राचीन देश होने के कारण हमारे देश की स्थिति एक जैसी नहीं रही, बल्कि समय समय पर बदलती रही, जिस कारण अलग अलग समय पर हमारे देश अलग अलग नाम से जाना गया। अर्थात हमारे देश को कई नामों से पुकारा गया। कुछ प्रमुख नाम है जैसे भारत, भारतवर्ष, भारत खंड, हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप इत्यादि। ठीक, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका प्रश्न उत्तर भी समाप्त आपका हो जाता है और यह टॉपिक भी आपका समाप्त हो जाता है। काफ़ी ये छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक आपको नहीं था, इसलिए प्रश्न उत्तर और लेक्चर मैंने एक साथ आपको ले लिया। अगर आपको दिक्कत आ रही है, नहीं सर लेक्चर अलग लीजिए, क्वेश्चन आंसर का अलग लीजिए, तो अगर दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। दिक्कत नहीं हो रहा है तो भी कमेंट करके बताएं, जिससे हमें प्रॉपर पता चल पाए। ठीक है, क्योंकि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं आ रहा, वो तो आपको आएगा, और जब तक आप नहीं बताएंगे तो मैं आप ठीक है, तो यानी जैसा आप बताएगा उस हिसाब से मैं आपको क्लास लूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।